नमस्ते। आज हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग हुक्स लॉ। तो हम लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जब कभी भी कैलकुलेट करना होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो हुक्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। तो हुक्स लॉ में हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम दिखा रहे हैं न्यू से। दिस इज न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यदि m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसे हम अगर म्यू मान लें, दिस इज म्यू, तो ये जो फार्मूला है देन अगेन म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं सिंबल्स किसको क्या बता रहे हैं। तो दिस इज न्यू, न्यू इज फॉर फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फॉर फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिसे हम न्यू से दिखा रहे हैं। देन के क्या है? तो के इज अ फोर्स कांस्टेंट, TANT, फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर हम के की बात करें तो के फॉर सिंगल बॉन्ड, द वैल्यू ऑफ के फॉर सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी सिंगल बॉन्ड के लिए के की। इसी तरह डबल बॉन्ड के लिए अगर हम देखें, डबल बॉन्ड के लिए अगर हम देखना चाहें तो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा 10 इंटू 10⁵ ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड के लिए, अगर हम देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 10⁵ ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें वैल्यू है इसमें? तो M1 इज द मास ऑफ एटम फर्स्ट। जो फर्स्ट एटम है उसका मास है, मास ऑफ एटम फर्स्ट। एंड M2 इज अ मास ऑफ एटम सेकंड। फर्स्ट सेकंड कैसे निर्धारित कर रहे हैं जो इसको देख लीजिए। सपोज करिए C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं भाई कार्बन जो होगा हमारा एटम फर्स्ट है, यस सर, और ऑक्सीजन जो है दिस इज एटम सेकंड। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इस तरह से हो सकता है। एक और इसमें सिंबल है दैट इज अ म्यू। म्यू क्या है? तो म्यू इज अ रिडक्शन, reduction in the mass of the atoms. ये mass of the
टर्म्स ये है। तो इस तरह से हम लोग ने सभी जितने भी सिम्बल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उन सभी सिम्बल्स को हम लोग ने देखा हुआ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, जितनी भी जो भी हम है वैल्यू उसे वेव नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू भी हमको वेव नंबर में ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वेव नंबर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसे फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में हम वेव नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम कहते हैं, इसके लिए कुछ और फार्मूले देखने पड़ेंगे हमें। जैसे न्यू बार वेल नोन इज अ न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, जहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। एंड न्यू बार क्या है, न्यू बार इज अ वेव नंबर। ओके, हम सभी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम न्यू से लिखें, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, तो जन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ऐसा। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम दोबारा लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, सी इंटू 1/λ। इस फॉर्म में लिखा था, दोनों एक ही चीज़ है, बस सी इस लैम्डा को 1/λ के फॉर्म में रख दिया गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम इस 1/λ की जगह पर न्यू बार कर लें, क्योंकि हमने अभी पहले ही देखा है कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है। तो क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू लैम्डा, ये हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर इसे हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, ऐसा इक्वेशन मान लें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए क्या कर सकते हैं, हमने अभी कुछ देर पहले फार्मूला जो लिखा था, कौन सा फार्मूला लिखा था, तो देखिए हमने फार्मूला लिखा था न्यू इज इक्वल टू 1/2 m1 इंटू m2 m1 प्लस m2। तो इस न्यू की जगह पर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम इस न्यू की जगह पर कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं सी इंटू न्यू बार, ये वैल्यू को रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो सी इंटू म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला हो जाएगा। या फिर हमें न्यू बार के फॉर्म में अगर देखना है, तो अगर न्यू बार के फॉर्म में देखना है तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2πc अंडर रूट के अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब जहाँ तक मास की बात करें, हमें इस फार्मूले से अगर वेव नंबर को निकालना है तो हमें m1 m2 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ ऐसे आइटम्स जिनके मास हम देख लेते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अगर हम मास की बात करें तो कुछ के मास देखने जा रहे हैं। तो सपोज मास ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास देखा जाए तो ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। इसी तरह से अगर हम देखें मास ऑफ ऑक्सीजन एटम देखा जाए तो ये वैल्यू है 26.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ऐसा। और ऐसे ही अगर देखा जाए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करें तो ये वैल्यू है 23.2 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यूज हैं, ये अलग अलग एटम्स की ये वैल्यूज हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वेव नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखा जाए, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल,
एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल कैसे लिया जा रहा है? तो एग्जांपल में हम क्या करने हैं, कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड। क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग vibration of CH bond। इसे हम लोग अगली बार में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।